नमस्कार दोस्तों, पीसीएस अभ्यास की ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में मैं निशांत आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हमारी ये है लेक्चर नंबर 17। इस आज की क्लास में हम लोग अपनी जुडिशरी का टॉपिक पूर्णतया समाप्त कर देंगे। मैंने आप सबसे जब क्लास नंबर 1 लिया, बेसिकली हमारा जो इंट्रो क्लास नंबर 1 था, वहां पे हमने आप सबको समझाया था कि भाई पॉलिटी की जो 70% क्वेश्चन आते हैं वो आपकी विधायिका से, वो आपकी कार्यपालिका से और वो आपकी न्यायपालिका से आते हैं। तो आज हमारा 70% टॉपिक समाप्त हो जाएगा। आगे हमारी 10 क्लासेस और आने वाली है और इन 10 क्लासेस में आप सबको विश्वास होगा कि आने वाले जो क्वेश्चन की संख्या वो मैक्सिमम कितनी है, 30%। पेपर के 30% क्वेश्चन आएंगे। यानी अगर हम लोग मान के चलें कि यूपीपीएससी अपने परीक्षाओं में 20 क्वेश्चन पॉलिटी की देती है, तो इस पॉलिटी के 20 क्वेश्चन में 14 क्वेश्चन अकेले आपके इन 3 टॉपिक से आते हैं। और इतना आपको ट्रस्ट दिलाऊंगा, इस क्लास के बाद किसी से भी एक सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो ना लगे आप जाके एक क्वेश्चन पूर्वावलोकन का सॉल्व कर लेना, एक क्वेश्चन सॉल्व करो। क्योंकि आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना रमोगे। बिना प्रैक्टिस किए कुछ मिलने वाला नहीं मेरे भाई, और बिना क्विक रिवीजन का कुछ मिलने वाला है। आप कितना भी पढ़ लो, रिवीजन नहीं करोगे तो काम नहीं बनेगा। हमारा काम होना चाहिए हमको धैर्य के साथ बढ़िया तरीके से रिवीजन करना है। तो चलो हम लोग अपने बात पे आते हैं। कल हमने प्रारंभिक क्षेत्राधिकार को समझा था, जो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन था वो देखा था, जिसका प्रावधान आर्टिकल 131 में किया गया। इसके बाद से अपीलीय क्षेत्राधिकार की बात आती है, अपीलिएट ज्यूरिसडिक्शन की बात आती है, जिसका प्रावधान आर्टिकल 132 टू 136 में किया गया है। इसके बाद से आर्टिकल 137 की बात आती है, जो न्यायिक पुनर्विलोकन यानी जुडिशियल रिव्यू के ऊपर चर्चा करता है। तो हमारा जो बाकी 2 चीज तो हमने देख लिया था। आज हमारा जो टॉपिक है वो है अपीलीय क्षेत्राधिकार, अपीलिएट ज्यूरिसडिक्शन। अब देखो, अपीलीय क्षेत्राधिकार की जो बात है वो 4 जगहों पे देना। पहली जो हमको देखना है आर्टिकल 132 की तरफ देखना है, संवैधानिक मामलों से जुड़े क्षेत्राधिकार। तो यानी पेपर में क्वेश्चन है कि आर्टिकल 132 का संबंध किससे है, तो ये अपीलीय क्षेत्राधिकार से तो संबंधित है, लेकिन कैसे मैटर्स में, तो संवैधानिक मामलों में, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स से संबंधित है। इसके बाद से आगे आपकी बारी आती है आर्टिकल 133 की। तो आर्टिकल 133 आपके जो है सिविल मैटर से संबंधित है, आर्टिकल 134 आपके क्रिमिनल मैटर से संबंधित है, और आर्टिकल 136 आपकी विशेष अनुमति याचिका है। यानी बेसिकली ऐसे मामले जो ऊपर के 3 मैटर्स में शामिल नहीं है वो आपके विशेष अनुमति याचिका के तहत आते हैं, वो आपके विशेष अनुमति याचिका के तहत आते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका। अब हम लोग समझेंगे एक बार अपना जो टॉपिक है पहला, संवैधानिक मामलों से जुड़े क्षेत्राधिकार। ये थोड़ा सा हो सकता हो कि थोड़ा सा लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन बना दे। तो देखो, संवैधानिक मामलों से जुड़े प्रश्न का संबंध ये है, ठीक है। उसमें क्या है कि मान लो कि हाई कोर्ट में कोई ऐसा मामला आया, ठीक है, जो क्या है, विधि के सारवान प्रश्न अर्थात महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रश्न है, जो किससे संबंधित है, विधि के सारवान प्रश्न अर्थात महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रश्न या सब्सटेंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन के बेस्ड है, अर्थात जिस पे संवैधानिक व्याख्या की आवश्यकता हो। ठीक है, तो इस मामले की अपील कहां की जा सकती है, सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की एक प्रक्रिया है, और प्रक्रिया क्या है कि भाई उच्च न्यायालय इसकी अनुमति दे दे, इस बात का आपको एक कार्ड दे दे कि भैया इस कार्ड के एक सर्टिफिकेट दे दे, प्रमाण पत्र दे, भाई इसके तहत आप क्या हो, डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा लो। तो अनुच्छेद 132 जो कि आपका जानना अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स में अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है, वो क्या कहता है कि कोई भी ऐसा मामला जो हाई कोर्ट में आता है और अगर वो विधि के सारवान प्रश्न, महत्वपूर्ण अर्थात महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रश्न या सब्सटेंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस हैं, तो उसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। हालांकि उच्च न्यायालय की अनुमति इसमें आवश्यक है, वो क्या करेगी, आपको इस बात का प्रमाण पत्र जारी करेगी। अब देखो, जो उच्च न्यायालय इस बात का प्रमाण पत्र यानी सर्टिफिकेशन जारी करती है, वो आर्टिकल, उसके ऊपर चर्चा है अंडर आर्टिकल 134 ए में, अनुच्छेद 134 ए में इस बात का चर्चा है। अनुच्छेद 134 है, यहां पे ध्यान देना, सॉरी ये हाईलाइट की जगह, ठीक है, निपट जा रहा था। ठीक है, अंडर आर्टिकल 134 ए। आगे मेरी बात समझ में आई, ये चीज ध्यान देना। तो यानी इस मैटर्स में आप क्या हो सकते हो कि जा सकते हो। ठीक है, कहां पे, तो भाई सुप्रीम कोर्ट, लेकिन हाँ हाई कोर्ट की पूर्व अनुमति यहां पे आवश्यक है। ओके, अब समझो विधि का सारवान प्रश्न की हम लोग बात करते हैं तो समझने की कोशिश करेंगे कि हम लोग सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ में किन किन चीजों को शामिल कर सकते हैं। तो बेसिकली यहां पे 4 बातें हैं जो इसमें शामिल होती हैं। जैसे एक बात, पॉइंट नंबर 1 ध्यान देना कि कोई ऐसा केस, कोई ऐसा मामला जो किसी हाई कोर्ट में गया,
जिसके संबंध में जिससे रिलेटेड क्या है, सर्वोच्च न्यायालय में कोई स्थिति अस्पष्ट ना हो, यानी उस पर्टिकुलर उस मुद्दे पे सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन ना दिया हो, पेंडिंग हो। जैसे इसमें सबसे अच्छा एग्जांपल मान सकते हैं हम लोग कि मान लो कि फॉर एग्जांपल कि हिंदू रिलीजन में हम लोग ये कह सकते हैं कि 2 से अधिक शादियां या 2 से अधिक पत्नियां क्या कोई हिंदू व्यक्ति रख सकता है। और फॉर एग्जांपल अभी ये मुद्दा क्या है कि सुप्रीम कोर्ट में क्या हो कि पेंडिंग हो, अभी इस पे कोई स्पष्ट निर्णय ना आया हो। अब इसी से रिलेटेड कोई मुद्दा किसी हाई कोर्ट में आ जाए, इसी से रिलेटेड मुद्दा कोई हाई कोर्ट में आ जाए, तो ऐसे में ये मुद्दा कैसा बन जाता है, ये विधि का सार्वभौमिक प्रश्न बन जाता है, सब्सटेंशियल क्वेश्चन, कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन बन जाता है। तो हाई कोर्ट क्या करेगी, 134A से एक प्रमाण पत्र जारी करेगी कि भैया इस मुद्दे को लेकर आप सुप्रीम कोर्ट चले जाओ। आगे बात समझ में, यानी कोई ऐसा मुद्दा, कोई ऐसा गंभीर मुद्दा जो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है और उसी से रिलेटेड अगर मुद्दा क्या हो हाई कोर्ट में आ जाए, तो उसके लिए हाई कोर्ट क्या करती है, 134A के तहत आपको एक प्रमाण पत्र देगी, भैया उसके तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। सेकेंड टाइप का क्या है कि मान लो कि उच्च न्यायालय के पास कोई एक ऐसा मामला आया जिसमें ऑलरेडी 2 न्यायालयों के मध्य जिस मुद्दे पे विवाद चल रहा था। इसमें एक अच्छा है, हम लोग नदी जल विवाद से समझ सकते हैं। जैसे हमको पता है कि भारत में कई सारी नदी जल विवाद चल रहे हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मान लो, समझाने के लिए बता रहा हूं कि मान लो किसी XYZ नदी को लेके 2 राज्य अपने में टकराहट में, जैसे मान लो कि नीचे के हम लोग 2 राज्य उठाते हैं, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, अभी अलग हुए हैं लास्ट। तो मान लो किसी XYZ नदी को लेके आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में अपने बीच में विवाद है कि तेलंगाना कह रहा है कि ये हम, या फॉर एग्जांपल आंध्र प्रदेश कह रहा है कि भाई ये नदी चूंकि हमारे यहां से बह के जा रही है तो इसके 50% प्लस वाटर का यूज क्या करेंगे, हम करेंगे, क्योंकि हमारा एरिया भी ज्यादा है तो हम 50% प्लस वाटर का यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन इसका निगेटिव इंपैक्ट किसके पड़ जाएगा, फिर तेलंगाना पे पड़ जाएगा। तो मान लो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का ये मुद्दा क्या हुआ, कोर्ट में चल रहा है, सुप्रीम मतलब न्यायालय में चल रहा है। और इसी से रिलेटेड मान लो फॉर एग्जांपल कोई मुद्दा यूपी में आ जाए या किसी अदर हाई कोर्ट में आ जाए कि भैया मान लो यूपी और बिहार में टकराट हो जाए, बिहार के कि भाई कि मैं XYZ रिवर्स का या हम लोग कह सकते हैं ABC रिवर्स का हम 50% पानी यूज करना चाहते हैं। तो सेम मुद्दे हैं, एक 2 हाई कोर्ट के बीच में टकराट आया, वो मुद्दा ऑलरेडी पेंडिंग है, ठीक है। तो उससे रिलेटेड मुद्दा अगर किसी दूसरे हाई कोर्ट में फिर जाता है तो वो भी आपका कैसा मुद्दा हो जाएगा, वो भी आपका सब्सटेंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन बन जाएगा। और फिर वो उसके लिए 134A से क्या आएगा, एक प्रमाण पत्र जारी होगा, आप उसके लिए भी कहां जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट मुद्दा क्या है, नेक्स्ट मुद्दा है कि मान लो कि हाई कोर्ट के पास कोई एक ऐसा केस आता है, ठीक है, हाई कोर्ट के पास कोई एक ऐसा केस आता है जिसमें हाई कोर्ट ने मान लो कि फॉर एग्जांपल उसको गिल्टी नहीं मानती, उसको गलत नहीं मानती है, ठीक है। जैसे मान लो कि इसमें हम लोग कह सकते हैं कि अभी ऑनलाइन गेमिंग का बहुत दौर चल रहा है, फिक्सिंग का, मैच सॉरी फिक्सिंग बोलेंगे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सट्टे लगाने का, सट्टेबाजारी का, ठीक है। मान लो इसको गैर कानूनी नहीं मानती है हाई कोर्ट, फॉर एग्जांपल समझने के असर पे, ठीक है। लेकिन कुछ समय के बाद या कुछ समय में, उसी समय में हम लोग कह लें कि सुप्रीम कोर्ट एक डिसीजन दे और उसने उसको गैर कानूनी माने, ठीक है। अब हाई कोर्ट क्या है, फैसला तो दे चुका है कि ये गैर कानूनी नहीं है, लेकिन सेम मुद्दे पे अगर सुप्रीम कोर्ट क्या करे, बोले कि नहीं ये एक ऐसा मुद्दा है कि जिसको हम लोग क्या मानते हैं, गैर कानूनी मानते हैं। लेकिन अगर वो संबंधित हाई कोर्ट जिसने इसको गैर कानूनी नहीं मानते हुए, ध्यान, इसको गैर कानूनी नहीं मानते हुए बरी कर दिया या इसको अपराध की श्रेणी में नहीं रखा है और उस पर अपना फैसला क्या हो, ना पलटाओ सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने के बावजूद, और इसी से रिलेटेड मान लो ये केस हुआ उत्तर प्रदेश में, तो इसी से रिलेटेड अगर किसी दूसरे हाई कोर्ट में फॉर एग्जांपल मान लो मध्य प्रदेश में सेम मुद्दा स्टार्ट होता है, तो ये भी विधि का सार्वभौमिक प्लस बन जाएगा, ये भी विधि का सार्वभौमिक प्लस बन जाएगा, ठीक है। तो 134A के तहत एक प्रमाण पत्र रिलीज होगा और आप कहां जा सकते हैं, कोर्ट जा सकते हैं। और चौथा क्या है कि भाई कोई ऐसा मामला हो जिसमें संवैधानिक व्याख्या क्या हो सकता हो, तो वो पता है कभी भी अगर कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सप्लेनेशन की बात आएगी, संविधान की व्याख्या की बात आएगी, तो कम से कम 5 जजों की बेंच बैठती है, तो भी ये कहां जाएगा, 134A से सीधा सुप्रीम कोर्ट जाएगा। तो ये वो विधि के सार्वभौमिक प्रश्न है, सब्सटेंशियल क्वेश्चंस, कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस है, ठीक है, जिसके तहत क्या होगा, हाई कोर्ट 134A के तहत एक प्रमाण पत्र रिलीज करेगी और उसके तहत क्या होगा, आप कहां जा सकते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट। अब देखो 133 में क्या है, अपील इन सिविल मैटर्स, दीवानी मामलों में अपील की बात है। 134 में क्या है, आपराधिक मामलों में अपील की बात है, ठीक है। और इन तीनों आर्टिकल्स में 32 हो, 33 हो, 34 हो, इन तीनों ही मुद्दों को लेके हाई कोर्ट क्या कर सकता है, एक सर्टिफिकेट जारी कर सकता है, एक सर्टिफिकेट क्या करता है, जारी करेगा 134A के तहत, इन 3 के लिए, 32 के लिए भी, 33 के लिए भी और 34 के लिए भी। अब देखो
अब बात आती है, अच्छा 134A में ध्यान देना इस चीज को, कह रहा कि 134A, हालांकि हम लोग समझ भी लिए, फिर समझ जाओ कि उच्च न्यायालय यह प्रमाण पत्र देता है कि मामला अपील योग्य है। यह अनुच्छेद 132, 133 या 134 के तहत अपील के लिए आवश्यक है। तो किन किन आर्टिकल्स की अपील के लिए आवश्यक है? तो 32, 33 और 34, 132, 133 और 134। अब देखेंगे आर्टिकल 136 को समझेंगे, विशेष अनुमति याचिका समझेंगे हम लोग, ठीक है। आर्टिकल 136, तो आर्टिकल 136 में समझ जाओ कि ऊपर के जो 3 मामले हमने देखे, जो उनमें नहीं शामिल हुए, तो वो आपके विशेष अनुमति याचिका से संबंधित होते हैं, वो आपकी विशेष अनुमति याचिका से संबंधित होते हैं। बस ध्यान देना, इसमें मिलिट्री कोर्ट की कोई भी डिसीजन नहीं आते हैं, इसमें मिलिट्री कोर्ट के कोई भी डिसीजन नहीं आते हैं। तो इसमें मिलिट्री कोर्ट क्या है? अपवाद है। किसमें? आर्टिकल 136 में। सिंपल सी बात समझ जाओ, इसमें मिलिट्री कोर्ट क्या है? मिलिट्री कोर्ट आपका अपवाद है, इसके मामले यहां पे नहीं जाएंगे, ठीक है, इसके मामले यहां पे नहीं जाएंगे, यानी अपीलिएट नहीं होंगे, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे, समझेंगे न्यायिक सक्रियता क्या होती है। देखो, जब से संविधान लागू हुआ या हम लोग इसमें सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई, उसके बाद से एक विवाद तो चला ही कि संविधान से छेड़छाड़ की एक सीमा कितनी है, कितनी सीमा है किसकी? विधायिका की, ठीक है। तो शक्ति को लेके एक सीमा का हमेशा क्या रहा? एक जोर रहा। अपने मूल ढांचे के सिद्धांत में भी इस बात को समझ सकते हैं कि बेसिकली कितना परिवर्तन किया सकता है, कितनी चेंजिंग की जा सकती है, उस पर एक युक्त निर्बंधन था आपका मूल ढांचे का सिद्धांत। तो न्यायिक सक्रियता भी इसी का एक परिणाम है, न्यायिक सक्रियता का भी को भी हम लोग इसी से समझ सकते हैं। इसके तहत न्यायपालिका क्या करती है? बेसिकली देखो यहां पे क्या लिखा है कि जुडिशियल जो एक्टिविज्म है, यानी न्यायिक सक्रियता है, वो जो उसका ट्रेडिशनल रोल था, ट्रेडिशनल रोल से एकदम अलग फंक्शन करता है, ट्रेडिशनल फंक्शन से एकदम अलग है। ये क्या करता है? ये बेसिकली कोई भी पॉलिसी मैटर हो, कोई भी पॉलिसी मैटर हो जो खासतौर पे ध्यान देना, या गवर्नेंस से रिलेटेड हो, या बेसिकली हम लोग कह सकते हैं कि मूल अधिकारों की छेड़छाड़ से हो, ठीक है। तो क्या होगा कि न्यायिक सक्रियता देखने को मिलती है, न्यायपालिका बढ़ चढ़ के डिसीजन देती है, ठीक है, बढ़ चढ़ के आगे बढ़ के डिसीजन देती है, या हम लोग कहते हैं आदेश जारी करती है। खासतौर पे ऐसे डिसीजन तब देखे गए हैं जब क्या हो? जब आपकी कार्यपालिका या विधायिका की एक्शन क्या हो? फेल्योर हो या अब्सेंस हो, ठीक है, इन दोनों ही, यानी फेल कर जाए या अब्सेंस हो, अभी अनुपस्थित हो, तो इन दोनों ही केसेस में आपको न्यायिक सक्रियता देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो बेसिकली न्यायिक सक्रियता में क्या है? जो न्यायालय का ट्रेडिशनल रोल है उससे बढ़ चढ़ के काम करती है, ठीक है। ये पॉजिटिव रोल की तरह भी इसको ले सकते हो। हालांकि कार्यपालिका के लिए हमेशा क्या होगा? कार्यपालिका इसको गलत ही मानेगी, ठीक है। जुडिशरी एक्टिविज्म को, यानी न्यायिक सक्रियता को कार्यपालिका हमेशा क्या मानेगी? उसके अगेंस्ट है, सीधी सी बात है, उसके काम में है, दखलंदाजी है, हस्तक्षेप है। तो किसी भी ऐसे कई बार क्या होता है कि ट्रेडिशनली अपने पाथ से हटके कोई पॉलिसी मैटर हो, गवर्नेंस रिलेटेड मुद्दा हो, ठीक है, मूलाधिकार के संरक्षण से संबंधित मुद्दा हो, ठीक है, तो आप देखते हो कि जुडिशियल जो न्यायिक सक्रियता उसके एग्जांपल्स हमको देखने को मिलते हैं, ठीक है। अच्छा, न्यायिक सक्रियता के ऊपर सिंपल इसका संबंध किससे है? ऐसे क्वेश्चन बना के आ सकता है। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जनहित याचिका। देखो जनहित याचिका के बारे में एक अक्सर क्वेश्चन बन गया था कि पीआईएल की शुरुआत हुई और किस न्यायाधीश ने इसकी शुरुआत की, किस न्यायाधीश के द्वारा इसकी शुरुआत की गई, ये अक्सर क्वेश्चन बन के आता है, ठीक है, ध्यान देना। तो जनहित याचिका क्या है? तो जन में सीधी बात है, जन मतलब पब्लिक, तो लोगों के हितों से संरक्षित, लोगों के हितों के रक्षा के लिए अगर कोई याचिका लगती है तो वो आपकी क्या होगी? जनहित याचिका होगी, जनहित याचिका होगी, ठीक है। पहले क्या था कि आप अपने ही हित, अपने मूलाधिकार के उल्लंघन पे क्या हो सकता है? कोर्ट जा सकते थे, किसी अदर के नहीं। लेकिन 1980 में यह व्यवस्था बनाई गई कि भाई जनहित याचिका का कॉन्सेप्ट लेके आया गया। जनहित याचिका क्या थी? देखो नाम में यह कि आप इंडिविजुअली नहीं जा सकते हो, व्यक्तिगत हितों के उल्लंघन पे आप पीआईएल नहीं लगा सकते हो, लेकिन जनहित के हितों के उल्लंघन पे आप लगा सकते हो। तो जनहित याचिका एक ऐसी कानूनी प्रक्रिया है, देखना, ये एक ऐसी लीगल प्रक्रिया है, लीगल एक्शन है, जिसके माध्यम से कोई नागरिक, कोई भी क्या होगा, कोई एनी पर्सन या कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई संस्था किसी सार्वजनिक हित के मुद्दे को, ध्यान देना, किसी भी सार्वजनिक हित के मुद्दे को, कोई भी किसी भी पब्लिक इंटरेस्ट के मुद्दे को लेके क्या हो सकती है? उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय जा सकती है, ठीक है। यानी जनहित याचिका आपकी हाईकोर्ट में भी लग सकती है और सुप्रीम कोर्ट में लग सकती है, ठीक है,
ध्यान रखना, ये व्यवस्था कब आई? तो 1980s में इसकी स्टार्ट हुई, 1980s में इसकी स्टार्ट हुई। उस वक्त मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो पीएन भगवती जी थे, ठीक है। और इसको स्टेब्लिश करने में इनके साथ जस्टिस वी.आर. कृष्ण अय्यर जी की भी भूमिका मानी जाती है। और पीआईएल के तहत जो पहला मामला आया था वो था हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य, ये फर्स्ट केस था, ठीक है। हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य, ये फर्स्ट केस था, ये फर्स्ट केस था, ठीक है। तो पीआईएल समझ लिए हम लोग, पीआईएल यहां तक हम लोग समझिए, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे यहां से हमारा सुप्रीम कोर्ट समाप्त हो जाता है, यहां से हमारा सुप्रीम कोर्ट समाप्त हो जाता है। अब हम लोग देखने की कोशिश करेंगे क्या? हाई कोर्ट, ठीक है। आने वाले 10 से 15 मिनट में आपका हाई कोर्ट, 15 मिनट मैक्सिमम, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। देखो पहली बात क्या आएगी कि हाई कोर्ट के ऊपर चर्चा कहां किया गया है? तो हाई कोर्ट के ऊपर चर्चा किया गया आपके भाग 6 में। और प्रावधान कहां पे है हाई कोर्ट के? तो 214 से 232 तक है, ठीक है। यहाँ पे 31 लिखा गया है, ठीक है, 32 तक है, ठीक है, 32 तक है। तो 214 से 232 तक इस बात का प्रावधान किया गया है भाग 6 में। तो एक सिंपल क्वेश्चन मैंने, हालांकि भाग और आर्टिकल, भागों के ऊपर हम लोग आगे भी देखेंगे, हालांकि पहले हम लोग भाग देखते चल रहे हैं, बट एक बार एक साथ देख लेंगे, ठीक है। तो हाई कोर्ट की चर्चा भाग 6 में की गई। अब बात आती है कि आर्टिकल 214 कहता क्या है? 214 कहता क्या है, ध्यान देना। तो आर्टिकल 214 कहता है कि भारत के प्रत्येक राज्य के लिए, एवरी स्टेट, प्रत्येक राज्य के लिए एक क्या होना चाहिए? एक हाई कोर्ट होना चाहिए। और आर्टिकल 231 क्या कहता है? ठीक है, आर्टिकल 231 क्या कहता है? ठीक है, अच्छा आगे हम लोग चर्चा किया 231 के ऊपर। बेसिकली यहाँ पे ये बता रहा है कि इसके ऊपर बेसिकली 214 से 31 के बीच में हाई कोर्ट के ऊपर व्यवस्था किया गया है। अभी हम लोग 214, 231, 216 जो सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है वो नीचे है, वहां देख लेंगे। कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन समझ जाओ कि भाई पहली बार हाई कोर्ट की नींव कब पड़ी, ठीक है। तो 1861 के एक्ट से 1862 में पड़ी, 1861 के अधिनियम से 1862 में, यानी हम लोग औपनिवेशिक दौर में हाई कोर्ट की नींव पड़ती है। मुंबई, कोलकाता और मद्रास, ठीक है। हमको पता है ब्रिटिश की 3 प्रेसिडेंसीज थी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और कोलकाता प्रेसिडेंसी, ठीक है, या बंगाल प्रेसिडेंसी के नाम से जिसको हम लोग जानते हैं। तो इन तीनों ही प्रेसिडेंसियों के हेडक्वार्टर्स में क्या किया गया? एक एक हाई कोर्ट की स्थापना की गई 1862 में। तो भारत का ये पहला उच्च न्यायालय कब बना? तो भारत का पहला उच्च न्यायालय 1862 में बना। और कहां कहां पे बना, इसका आंसर है तुम लिख लेना। इसके 4 वर्ष पश्चात आज के प्रयागराज में 1866 में भारत का उच्च न्यायालय का गठन होता है। अब यहां पे होमवर्क लो, सॉरी, होमवर्क। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ठीक है, प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे ये बताना है, ठीक है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय का जो गठन हुआ वो 1866 में हुआ। तो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे ये आपको बताना है, ये आपको बताना है। आगे बात आते हैं आर्टिकल 214 क्या कहता है? तो आर्टिकल 214 कहता है भाई कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, हाई कोर्ट फॉर स्टेट, ठीक है, जनरल एवरी स्टेट हम लोग कह सकते हैं। तो प्रत्येक उच्च न्यायालय के क्या होगा? एक हाई कोर्ट होगा, ठीक है। हालांकि हमको पता है कि कुल कितने, आप बताओ, हमारे पास टोटल 28 स्टेट है और हमारे पास कुल 8 यूटीज है। आप बताओ मुझे मेरे भाई कि अच्छा चलो एक 8 यूटीज में लिख लो आप लोग कि दादर नागर हवेली और दमन दीव, इन दोनों को मिक्स करके एक यूटी बनाया गया। तो व्हेन, कब बनाया गया? क्या क्वेश्चन क्या है? दादर और नागर हवेली प्लस दमन दीव, इनको मिक्स करके एक यूटी कब बनाया गया? व्हेन, कब बनाया गया? ये ध्यान देना, ठीक है, ये ध्यान देना, ये बात आपको बतानी है। अब समझो यहां पे आपको बताना कि टोटल हाई कोर्ट्स कितने हैं, ठीक है।
और कौन सा ऐसा स्टेट है जहां पे हाई कोर्ट नहीं है? क्वेश्चन नहीं है, नो नहीं है, ये बताना है। टोटल हाई कोर्ट्स कितने हैं? तो भाई फॉर एग्जांपल आपने बोला 25 है, फॉर एग्जांपल, मुझे नहीं पता, आपको बताना है, ठीक है? तो आपको क्या बताना है? मान लो कि आप बोले कि सर यानी 3 में नहीं है, फिर जो मैं बताया उसकी एग्जांपल के माध्यम से, तो 3 स्टेट का नाम बताना होगा आपको। आप बोलोगे सर 26 है, तो 2 स्टेट का नाम बताना है जहां पे नहीं है, ठीक है? अच्छा, इसके बाद से बारी आती है आर्टिकल 216 की। आर्टिकल 216 क्या कहता है? बेसिकली उच्च न्यायालय की संरचना कैसी होगी, इसके ऊपर चर्चा करता है कि भाई हाई कोर्ट की संरचना कैसे होगी। तो हाई कोर्ट की संरचना कैसे होगी, तो यहां पे देखो क्या प्रावधान है। प्रावधान यह है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय, ध्यान दो, में एक मुख्य न्यायाधीश, ध्यान देना, एक मुख्य न्यायाधीश होगा। कैसे कैसे एक उच्च न्यायालय बनेगा? तो भाई एक तो क्या होगा, एक मुख्य न्यायाधीश होगा हर हाई कोर्ट का, और क्या होगा, और सेकेंड बात कर रहा है कि राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रेसिडेंट जिनको नियुक्त करेगा क्या, एज अ जज, हाई कोर्ट का जज, वो ये दोनों लोग मिलके क्या करेंगे, ये लोग मिलके हाई कोर्ट की स्थापना करेंगे। यानी एक मुख्य न्यायाधीश और राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त अन्य जज मिलके हाई कोर्ट की स्ट्रक्चर बनाएंगे, संरचना बनाएंगे। अब यहां पे क्या लिखा है? राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त अन्य न्यायाधीश, अर्थात संख्या की बात नहीं कर रहा है कि हाई कोर्ट में कितनी संख्या होगी जजों की। तो ध्यान देना मेरे भाई, यहां पे बहुत क्लियर समझना कि इनकी संख्या और नियुक्ति का निर्धारण कौन करता है। तो हाई कोर्ट में कितने जजेस होंगे, उनकी संख्या और उनकी नियुक्ति, इन दोनों के ऊपर डिसीजन किसका होगा? तो राष्ट्रपति का। जितनी संख्या बना दे उतने जज हो जाएंगे। तो यानी संख्या फिक्स नहीं है। जैसे सुप्रीम कोर्ट में हमने 34 पढ़ा, 1+33 अभी वर्तमान में, लेकिन यहां पे नहीं। शुरुआत में कितने थे? कमेंट करो, 1+7 सही है या नहीं, कमेंट करके बताना है। तो इनकी संख्या और नियुक्ति का निर्धारण कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। अब बात है कि सर आर्टिकल 231 क्या होगा? तो आर्टिकल 231 का संबंध समझ जाना कि 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से है। कहां से है? ध्यान देना मेरी बात, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आपका का संबंध है। 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तो ये क्या कहता है? राज्यों के लिए साझा उच्च न्यायालय की व्यवस्था करता है, ठीक है? कॉमन हाई कोर्ट की बात करता है 2 या 2 से अधिक स्टेट्स के लिए। तो जब कॉमन हाई कोर्ट की व्यवस्था करता है तो वो बताओ वो कौन सा हाई कोर्ट है जिसके पास मैक्सिमम बेंच है, जिसकी एरिया में बहुत मैक्सिमम यूटीज या स्टेट्स आते हैं। उस हाई कोर्ट का नाम बताओ। क्या वो गुवाहाटी हाई कोर्ट है? क्या वो गुवाहाटी हाई कोर्ट है? कमेंट करके बताओ। इस बात को आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है, समझना बात को। तो 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में इस बात बताया गया भाई राज्यों के लिए साझा उच्च न्यायालय भी हो सकते हैं। आर्टिकल 231 में इस बात का प्रावधान किया गया है। अब हमने देखा कि सर जो उच्च न्यायालय की संरचना है उसमें तो एक आपने बताया मुख्य न्यायाधीश होंगे और राष्ट्रपति क्या होंगे कि न्यायाधीशों की नियुक्ति करेंगे, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करेंगे। तो क्या हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति जिसे चाहे उसे बना सकते हैं? क्या निशान सर भी कल को हाई कोर्ट के जज हो सकते हैं? तो हमने भाई सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति प्रक्रिया तो समझी, क्या योग्यताएं हैं? तो भाई हमको पता है हाई कोर्ट के जज क्या होगा भविष्य में बन क्या सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट के जज। तो जाहिर सी बात है प्रक्रिया इतना इजी तो नहीं होगा, तो इसके लिए प्रक्रिया के ऊपर चर्चा है, अपने मन से बात नहीं बनेगी। तो क्या है कि भाई हाई कोर्ट के जज के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड अगर हमको पता है प्रेसिडेंट करता है किसी को, तो उसका क्या है, उनको कब करेगा? वो कंसल्ट करने के बाद, सहमति लेने के बाद। किससे कंसल्ट करेगा? तो भाई 3 व्यवस्था है। अभी मैं मुख्य न्यायाधीश की हाई कोर्ट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसकी बात कर रहा हूं? जजेस, अन्य जजेस की बात कर रहा हूं, मुख्य न्यायाधीश को छोड़ के जजेस की बात कर रहा हूं। तो कैसे करेगा? तो भाई भारत के मुख्य न्यायाधीश से कंसल्ट करेगा। सेकंड किससे कंसल्ट करेगा? तो संबंधित राज्य, जिस राज्य के उच्च न्यायालय के जज का गठन मतलब अपॉइंटमेंट किया जाने वाला है। फॉर एग्जांपल मान लो मध्य प्रदेश हो,
ठीक है। तो मध्य प्रदेश के राज्यपाल से संबंध किया जाएगा और संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लिया जाएगा। यानी मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट जो है उसकी चीफ जस्टिस से परामर्श लिया जाएगा। तो इन तीन लोग से परामर्श आवश्यक है। तो किन से परामर्श आवश्यक है? तो पहली बात भारत के मुख्य न्यायाधीश, दूसरा गवर्नर और तीसरे चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट के कंसर्न के बारे में। अब यहां से एक क्वेश्चन बन के उभर सकता है कि सर जो प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से जब कंसल्ट करता है तो फॉर एग्जांपल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चाहे कि भाई मतलब मान लो मैं हाई कोर्ट की जज बनने की योग्यता रखता हूं, जो योग्यता मैं रखता हूं, तो क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मेरा नाम अपने मन से सुझा सकते हैं? तो आंसर आएगा नहीं। उनको मेरा नाम यानी किसी का नाम सॉरी सुझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के 2 वरिष्ठतम न्यायाधीशों की सलाह लेना होगा। इनको भी कंसल्ट करना होगा किससे? सुप्रीम कोर्ट के 2 वरिष्ठतम न्यायाधीशों की सलाह से, और यह लिखित होगा, मौखिक नहीं। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश 2 वरिष्ठतम न्यायाधीशों की सलाह से बता सकते भाई मेरी इच्छा है इनको बनाए। राज्यपाल से सहमति लेनी होगी और संबंधित उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से परामर्श लेंगे। ठीक है। अब जो डिसीजन जाएगा वो बाध्यकारी है। वो क्या है? वो बाध्यकारी है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं। अर्हताएं क्या है सर? ठीक है सर, मान लेते आपने बोला कि अर्हताएं क्या है, तो मैंने क्या बोला? मान लो मैं योग्य हूं हाई कोर्ट का जज बनने के। तो कैसे योग्य हूं भाई? पहली बात तो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, तो वो तो सबको पता है, मैं हूं, आधार कार्ड भी है मेरे पास, वोटिंग आईडी भी है मेरे पास, सब कुछ है मेरे पास। ठीक है, आखिर कोई देख ले, कोई नहीं देख ले, मतलब सरकार जब जाएगी। अब आते हैं सेकंड बात, 10 वर्षों तक उच्च न्यायालय में अधिवक्ता रहो, एटलीस्ट 10 ईयर तक वो क्या हो, हाई कोर्ट में एज ए एडवोकेट काम किया हो। अच्छा, ये कोई जरूरी नहीं है कि जिस उच्च न्यायालय में वो न्यायाधीश बन रहा है उसी न्यायालय में क्या हो, एज ए एडवोकेट काम किया हो। किसी भी उच्च न्यायालय में एडवोकेट के रूप में काम किया हो 10 साल, एटलीस्ट 10 ईयर, या फिर 10 वर्षों तक वो न्यायिक सेवा में रहा हो, या फिर 10 वर्षों तक न्यायिक सेवा में रहो और कोई भी ऐसा कदाचार टाइप की चीजें बेसिकली कैरेक्टर पे ना हो। ये क्वालिफिकेशंस है 217 में, इस बात की अर्हताओं के ऊपर, क्वालिफिकेशंस के ऊपर चर्चा है। ठीक है, 10 सालों तक। तो भाई अब जैसे ही बात है 10 साल तक एडवोकेट रहना है, तो बाहर हो गया मैं एलिजिबिलिटी से। भाई मैं तो 40 साल से टीचर हूं, और भी टीचर हूं, मेरा कोई वहां पे भूमिका नहीं है, तो भाई बाहरी की बात है, निशान से रास्ता देख लेंगे। तो भाई 10 वर्ष तक हाई कोर्ट का एडवोकेट हो या 10 वर्ष तक से क्या हो, न्यायिक सेवा में वो रहा हो, तो ये क्वालिफिकेशन होगी। अब इनकी सैलरीज यानी वेतन, अलाउंसेस यानी भत्ते और पेंशन को समझेंगे। देखना 2.5 लाख रुपए जो होता है 2018 में डिसाइड किया गया था, जो 7 पे के अकॉर्डिंग, हाँ सही, 7 पे कमीशन के अकॉर्डिंग 2.5 लाख रुपए हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की वेतन है, सैलरीज है, और 2.25 लाख रुपीस आपकी किसकी है, हाई कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों की। ये तो सैलरीज हो गई, ये क्या हो गई, ये सैलरीज हो गई। अब हम लोग देखेंगे पेंशन, तो पेंशन को तो 50% होता है उस लास्ट 1 ईयर का, ठीक है, हाफ होता है। हालांकि लास्ट 1 ईयर का एवरेज नहीं, लास्ट मंथ का वो लास्ट जो वेतन होता है उसका क्या होता है, हाफ होता है। नॉर्मली वो सबका है, ये कभी पेपर में क्वेश्चन बन के आएगा नहीं। क्वेश्चन क्या बन के आएगा, अच्छा देखो, जब हमने ये संचित निधि में जब भारित व्यय था वहां पढ़ा भी है, तो इनकी सैलरीज, अलाउंसेस और पेंशन ये भारित होती हैं। हमने इसको ऑलरेडी पढ़ा है संचित निधि के समय, कोई कह नहीं सकता कि सर नहीं पढ़ा है। अब देखो इंपॉर्टेंट बात क्या है जो पूछेगा, देखो सैलरी की अगर मेरी बात, मेरे बंधु आप लोग ध्यान देना, तो मान लो कि कोई हाई कोर्ट के क्या है, जज है, तो हाई कोर्ट के जज संबंधित राज्य में अपनी सेवा दे रहे हैं, तो जब वो संबंधित राज्य में अपनी सेवा दे रहे हैं तो संबंधित राज्य के संचित निधि से उनको क्या जाएगी, सैलरी जाएगी। और पेंशन क्या संबंधित राज्य के संचित निधि से जाएगी, तो आंसर आएगा नहीं। यानी वेतन क्या होगा ये, ठीक है, जो संबंधित राज्य है, जो कंसर्न राज्य जहां पे वो सर्विस दे रहा है, ठीक है, देखना संबंधित राज्य से दिलाएगा, संबंधित राज्य के संचित निधि से दिलाएगा।
ठीक है, यहां तो समझ गए। और पेंशन क्या हो जाएगा, तो केंद्र की संचित निधि से, केंद्र की संचित निधि से, ठीक है, निधि से। और बाकी चीजें हम लोग ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, तो वहां पे दिक्कत है नहीं। ये यहां पे डाउट था, ये समझ गए आप लोग। अब हमारी बात आती है, वो यहां पे आती है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, उच्च न्यायालय का प्रारंभिक एवं मूल क्षेत्राधिकार देखने से पहले मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके चलूंगा, और वो चूंकि मैंने यहीं पे आपके कंटेंट में वैल्यू एडिशन कर दिया है, तो वो चीजें आप यहां से देख और समझ के कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है। यहां पे देखिए, इसके पहले हमने एक टॉपिक पढ़ा था। वो टॉपिक क्या था कि सुप्रीम कोर्ट में अन्य न्यायाधीशों की नियुक्तियां, जिसमें हमने क्या पढ़ा था, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ द एक्टिंग चीफ जस्टिस, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के लिए, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति, एडहॉक न्यायाधीशों की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के लिए, और हमने पढ़ा था सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के लिए। इसी तरीके से कुछ व्यवस्थाएं आपकी हाई कोर्ट में, तो मैंने यहीं ऐड कर दिया, नोट्स में भी आपको जो आज सेंड किया गया वहां पे ऐड कर दिया गया, ठीक है, ध्यान देना। अब देखो क्या है कि भारत के हाई कोर्ट के भी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करनी होती है। क्यों कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति क्यों? भाई जो केस आपके सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की आ सकती है, भाई कार्यभार संभालने में असमर्थ हो सकते हैं, ठीक है, तबियत खराब हो सकता है, कोई अदर कंडीशन हो, पद रिक्त हो सकती है, अनुपस्थित हो सकते हैं, तो ये केस तो हाई कोर्ट में भी आ सकते हैं। तो आर्टिकल 213 में इस बात का बंदोबस्त है, इस बात का बंदोबस्त है, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति कर सकते हैं। सेकंड बात आओ, सेकंड बात आओ, मैंने आपसे कल ही बताया था कि तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट में होती है। जैसे तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट में होती है, वैसे ही एक्टिंग जज अर्थात कार्यकारी जज अर्थात अपर जज की नियुक्ति केवल हाई कोर्ट में होती है। और इस बात का प्रावधान आर्टिकल 224 में, अनुच्छेद 224 में। कार्यकारी जज की नियुक्ति कब होगी, एक्टिंग जज की नियुक्ति कब होगी, तो देखना एक्टिंग जज की भी नियुक्ति प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है, ठीक है, किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। जब अधिशेष वर्ग को, और इस बात का संज्ञान कौन ले, राष्ट्रपति, तो वो क्या कर सकते हैं कि एक्टिंग जज की नियुक्ति कर सकते हैं। और योग्यता जो नीचे ऊपर हमने मतलब थोड़ी देर पहले पढ़ा, सेम योग्यता रखने वाले किसी व्यक्ति की नियुक्ति यहां पे की जा सकती है। लेकिन हम लोग जब बात आते हैं यहां पे जानना सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति, तो कंडीशन सेम है जो एक्टिंग जज का है, सेम है, लेकिन वहां पे कौन करता है, प्रेसिडेंट। लेकिन अगर सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात आती है तो वो हाई कोर्ट में कौन कर देगा, चीफ जस्टिस। डिफरेंस है यहां पे समझना। आर्टिकल 224 में एक्टिंग जज की नियुक्ति प्रेसिडेंट करेगा, कंडीशन सेम, अतिरिक्त कार्यभार तो जज की जरूरत है तो कर देगा। सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा, तो चीफ जस्टिस, कंडीशन सेम, अतिरिक्त कार्यभार। आर्टिकल 224 ए इसके तहत, ठीक है। तो यानी यहां पे तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति में समझना डिफरेंस क्या है कि तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के, समझना बात को, सुप्रीम कोर्ट के में की जाती है लेकिन हाई कोर्ट में नहीं। और एक्टिंग जज की नियुक्ति हाई कोर्ट में की जाती है लेकिन सुप्रीम कोर्ट में नहीं। ये दोनों के बीच में मेजर डिफरेंसेस हैं, ठीक है। तो यहां पे बेहद इंपॉर्टेंट है, लगभग 6-7 आर्टिकल्स है, वो देखो फिर से समझो यहां पे, यहां से क्योंकि डाउट में आओगे तो क्वेश्चन फंस जाएगा कि जब हम लोग सुप्रीम कोर्ट में अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात करते हैं तो कार्यकारी न्यायाधीश की चर्चा कहां पे है, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, एक्टिंग चीफ जस्टिस, तो आर्टिकल 126। आर्टिकल 127 में क्या है, एडहॉक जज की व्यवस्था है। और आर्टिकल 128 में क्या है, अपॉइंटिंग ऑफ रिटायर्ड जज। 128 में तो 126, 127, 128 सुप्रीम कोर्ट, और जैसे हाई कोर्ट आ गए तो 213, सॉरी हाँ ठीक है, 224 और 224 का, इसकी चर्चा यहां पे है, इसकी चर्चा यहां पे है। अब हाई कोर्ट से रिलेटेड हमारा हो गया लास्ट टॉपिक। जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है उच्च न्यायालय का प्रारंभिक या मूल क्षेत्राधिकार, ठीक है, ओरिजिनल और इनिशियल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट। ये क्या है कि राज्य के भीतर ऐसे मामले, किसी स्टेट के भीतर ऐसे मामले जो उच्च न्यायालय में ही आ सकते हैं या उच्च न्यायालय में ही लाए जाते हैं, ठीक है। ये क्या है, उनका ओरिजिनल या इनिशियल ज्यूरिसडिक्शन है। ऐसे क्या मामले, से 4 मामले हैं। पहला ऐसा मामला जो फंडामेंटल राइट से संबंधित हो, ऐसा मामला जो रिवेन्यू से रिलेटेड हो,
ऐसा मामला जो संसद या राज्य विधानमंडल के निर्वाचन विवाद से संबंधित हो, या किससे संबंधित हो, किसी कर से संबंधित हो, टैक्स से रिलेटेड। ये 4 मामले हैं। यहां पे क्या है, हाई कोर्ट का भी प्रारंभिक या मूल क्षेत्राधिकार है। तो यहां से हमारा हाई कोर्ट समाप्त हुआ। कल से हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे, ठीक है। हालांकि अब मैं करंट अफेयर को भी प्राइमरी रखने वाला हूं, क्योंकि अभी 6 मंथली एक मार्केट में आई है, तो हम कोशिश करेंगे करंट अफेयर को भी ध्यान से देखते चले। छोड़ेंगे कुछ नहीं, करेंगे सब। आप अपनी तरफ से गलती नहीं करो, हम अपनी तरफ से बिल्कुल नहीं करेंगे। जय हिंद।